गुड इवनिंग भाई सभी को। संख्या पत्ती हम पढ़ रहे थे, उसकी 2 क्लासेज हमने कर ली थी। उससे आगे की तीसरी क्लास आज हम करते हैं। इसमें हम बात करेंगे प्राकृत संख्याओं की, पूर्ण संख्याओं की, सम संख्याओं की, विषम संख्याओं की, प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, घनों का योग। इस प्रकार के फॉर्मूले हम पढ़ेंगे, उनके बारे में बात करेंगे। और क्वेश्चन जो है वो एक क्लास में और बेसिक कंप्लीट होने के बाद उसके बाद शुरू करेंगे हम। तो सबसे पहले बात आती है इसमें प्राकृत संख्याओं की। फॉर्मूला लिखा है प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग। इसमें लिखा है कि शुरू की जो n प्राकृत संख्याएं हैं उनका योग क्या होता है। तो प्रथम n प्राकृत संख्याओं के योग का मतलब ये है कि जो वो संख्याएं हैं वो 1 से शुरू होनी चाहिए। प्रथम का मतलब 1 से शुरू होकर, जैसे मैं बात करूं 1 2 3 4 5, इस प्रकार संख्याएं अगर n तक जा रही हैं तो कह देंगे कि ये n संख्याएं हो गई। और इन संख्याओं के योग की बात करेंगे तो इन संख्याओं का योग हो जाएगा n गुणा n प्लस 1 और इस पूरे के भाग में 2, या n गुणा n प्लस 1 बटा 2। अगर मैं n का मान कह दूं कि हमें शुरू की 6 संख्याएं लेनी है तो इसका मान हो जाएगा, n की जगह हम रखेंगे 6, तो ये हो जाएगा 6 गुणा 6 प्लस 1 7 और बटा 2, 2 से काटेंगे 2 3 6 3 7 21। इस प्रकार जितनी भी संख्याएं अगर हमें लेनी है, 50 संख्याएं लेनी है तो n का मान 50 रख देंगे, वो हो जाएंगी 50 गुणा 51 बटा 2। लेकिन संख्याएं अगर 1 से शुरू होकर न दी हो, लगातार न दी हो 1 से शुरू होकर, बीच की संख्याओं की अगर बात करें, जैसे लिखे कि a से b तक की लगातार संख्याओं का योगफल, भाई ये कह दे कि 25 से 50 तक की संख्याओं का योगफल हमें ज्ञात करना है, तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इन दोनों संख्याओं का योग और इनके अंतर लेकर उसमें 1 बढ़ाकर योग और अंतर प्लस 1 की गुणा करके 2 से भाग कर देंगे। जैसे 25 से 50 तक की प्राकृत संख्याओं के योग की बात करेगा तो हम लिखेंगे इन दोनों संख्याओं का योग भाई a प्लस बी और गुणा में आगे लिखेंगे बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या प्लस 1 और इस पूरे के भाग में 2। अगर यहां पर बात की गई है 25 से 50 तक की संख्याओं के योग की, तो वो हो जाएगा 25 प्लस 50, इसके आगे 50 माइनस 25 प्लस 1 और इस पूरे के भाग में 2। भाई ये हो जाएगा 25 प्लस 50, इसके आगे गुणा में लिखेंगे 50, अंतर लेंगे 50 माइनस 25 और अंतर प्लस 1 और इस पूरे के बटे में 2, तो इसका मान आ जाएगा 25 प्लस 50 75 गुणा में 50 माइनस 25 25 प्लस 1 26 और बटे में 2। इनको सोल्व कर लेंगे, काटेंगे तो 13 दूनी 26, 13 पंजू 65 असल 6, 13 7 91 6 97 975 आ जाएगा। इस प्रकार भी योग निकाल सकते हैं हम। या फिर इनका योग अगर हमें निकालना हो तो दूसरा तरीका यह है कि अगर हमें 25 से 50 तक की संख्याओं का योग चाहिए तो हम ऐसे करेंगे, 1 से 50 तक की संख्याओं का योग निकालेंगे और उसमें हमें केवल 25 से 50 का चाहिए तो इससे पहले की संख्याएं हैं उनका योग घटा देंगे। पहले की संख्याओं की बात करूं तो 25 से 50 का निकालना है तो 1 से 24 तक की संख्याओं का जोड़ निकालकर हम घटा देंगे। अगर 1 से 50 तक की संख्याओं के योग की बात करेंगे तो वो हो जाएगा n गुणा n प्लस 1, मतलब 50 गुणा 50 प्लस 1 51 बटा 2। और 1 से 24 का अगर हम निकालेंगे तो वो हो जाएगा 24 गुणा 25 बटा 2। ये हम निकालेंगे, ये कटेगा 12 से और ये कटेगा 25 से। 25 गुणा 51, 25 से कम 25 असल 2, 25 पंजू 125 और 2 127, 1275। और इसकी बात करेंगे तो ये आ जाएगा 25 गुणा 12 300, 1275 माइनस 300 कर देंगे तो ये आ जाएगा अपने पास से 975। एक तरीका तो ये है कि अगर हमें 25 से 50 की चाहिए तो 1 से 50 का निकालो और उसमें से माइनस कर दो जो हमें नहीं चाहिए। जैसे यहां पर हमें 1 से 24 का नहीं चाहिए तो 1 से 24 तक का माइनस कर देंगे। या फिर ये फॉर्मूला यूज करो, भाई हमें 25 से 50 तक का चाहिए तो इन दोनों संख्याओं का योग और इसके गुणा में इन दोनों संख्याओं के अंतर से 1 बढ़ाकर और भाग में 2 ले लेंगे। या फिर अगर तीसरे तरीके की हम बात करें तो इनको हम कह सकते हैं कि समांतर श्रेणी से भी कर सकते हैं। समांतर श्रेणी की बात कर लेते हैं एक बार। समांतर श्रेणी क्या होती है कि वह श्रेणी जो समान अंतर से आगे बढ़े उसको कहते हैं समांतर श्रेणी। नाम से ही पता चल रहा है, समांतर का मतलब है समान प्लस अंतर, समान प्लस अंतर और आगे लिखा है श्रेणी। तो समान अंतर से चलने वाली श्रेणी समांतर श्रेणी कहलाती है। अब समांतर श्रेणी की बात कर लेते हैं। समांतर श्रेणी का अर्थ ये हो गया कि समान अंतर से चलने वाली श्रेणी, और उसका योग कैसे निकालते हैं, वो श्रेणी कैसे बनती है। जैसे ये प्राकृत संख्याएं हैं, मैं लिख दूंगी 5 6 7 8 9 10, इस प्रकार हमें जोड़ निकालना है, 60 तक का जोड़ निकालना है।
तो इस श्रेणी की बात करें तो ये एक श्रेणी है जो 5 से लेकर 60 तक जा रही है, और इसके अंतर की बात करें तो अंतर यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है, हर जगह एक एक अंतर आ रहा है। तो अगर अंतर एक एक आ रहा है, या हम कह सकते हैं कि अंतर है वो समान आ रहा है। अगर समान अंतर आ रहा है तो इसी को हम कहते हैं कि ये समांतर श्रेणी है। और समांतर श्रेणी के पदों के योग की बात करें तो उसको लिखते हैं हम एस एन। एस का मतलब है सम, एन का मतलब है नंबर ऑफ टर्म्स, भाई n पदों का योग। और समांतर श्रेणी में n पदों का योग होता है n/2 इसके गुणा में पहला पद प्लस अंतिम पद, पहला पद प्लस अंतिम पद। तो इस फॉर्मूले का प्रयोग करके भी हम इनका मान निकाल सकते हैं। जैसे इनकी बात करूं मैं, यहां पर पहला पद क्या है 5 और अंतिम पद क्या है 60, और n का मतलब है पदों की संख्या। भाई ये 5 से लेकर 60 तक कितने पद बन रहे हैं, इन पदों की संख्या को हम कह देंगे n। भाई ये कितनी संख्याएं बन रही हैं, कितनी राशियां बन रही हैं, इन्हीं को हम कहते हैं पदों की संख्या। तो 5 से लेकर 60 तक की बात करूं, अगर ये 1 से 60 तक होते तो कह देते कि 60 पद हैं, लेकिन इसमें 5 से पहले के पद गायब हैं। 5 से पहले के कितने पद गायब हैं, 1 से 4 तक के कुल मिलाकर 4 पद गायब हैं। तो यहां मैं बात करूं n की, तो n का मान हो जाएगा यहाँ पर 60 में से शुरू के 4 पद नहीं है तो कितने पद बचते हैं, यहाँ पर 56 पद बचते हैं। तो 56 पद हमारे पास यहाँ पर है। इन 56 पदों का योग निकालना है, तो इनका योग निकालेंगे हम। तो n का मान अपने पास 56, 56/2 और इसके गुणा में पहला पद प्लस अंतिम पद। पहला पद है यहाँ पर 5 और अंतिम पद है 60, तो ये हो जाएगा 5 + 60 और 2 से काटेंगे 28, ये आ जाएगा अपने पास 28 गुणा में 65। इसको आगे कैलकुलेट कर लेंगे, ये अपना आंसर हो जाएगा। तो ये प्राकृत संख्याओं का योग निकालना है, तो सीधा सीधा फॉर्मूला होता है अपने पास n गुणा n + 1/2, या बीच की संख्याएं दे दे। भाई जैसे कोई भी संख्या उठाकर 60 से 90 तक की दे दी, 60 से 120 तक की दे दी, तो हम 1 से 120 की निकालेंगे, और 1 से जितनी संख्याओं का हमें नहीं चाहिए, अगर 60 से 120 का निकालना है तो 1 से 120 का निकालेंगे, और उसमें से जो हमें नहीं चाहिए, मतलब 59 संख्याओं का जोड़ नहीं चाहिए शुरू वालियों का, 1 से 59 तक की संख्याओं का जोड़ नहीं चाहिए, तो 1 से 59 तक का निकालकर वो माइनस कर देंगे। वो अपने पास जो आंसर शेष बचेगा वो 60 से 20 का होगा। या फिर बात करें इस फॉर्मूले की, इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं कि अगर a से b तक के पदों का योग हमें निकालना है तो हम करेंगे a + b गुणा में b और a का अंतर प्लस 1 और बटे में 2। या फिर समांतर श्रेणी से निकाल सकते हैं। समांतर श्रेणी से अगर n पदों का जोड़ निकालना, हमें n पदों का जोड़ निकालना है, तो n/2 इसके गुणा में जो श्रेणी चल रही है उसका पहला पद प्लस में अंतिम पद। और इस फॉर्मूले का प्रयोग हम कोई भी समांतर श्रेणी में कर सकते हैं। जैसे सम संख्याएं हैं वो भी एक समांतर श्रेणी होती हैं, विषम संख्याएं हैं वो भी एक समांतर श्रेणी होती हैं, या और कोई भी श्रेणी जिनका अंतर समान हो उसको हम कह देते हैं कि एक समांतर श्रेणी है। इसके बाद आगे हम बात करें तो अगला आता है अपने पास प्रथम अनपरागत संख्याओं के वर्गों का योग। शुरू की जो अनपरागत संख्याओं का योग पढ़ा था हमने, अब की बार वो नहीं निकालना, हमें अनपरागत संख्याओं के इनके वर्गों का योग ज्ञात करना है। जैसे मैं बात करूं, इसमें लिखा है प्रथम अनपरागत संख्याओं के वर्गों का योग। शुरू की अनपरागत संख्याओं के वर्गों का योग निकालना है। जैसे 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग प्लस 5 का वर्ग, इस प्रकार हमें ज्ञात करना है। ये n के वर्ग तक का योग ज्ञात करना है। तो इस प्रकार प्रथम अनपरागत संख्याओं के वर्गों का योग का जो फार्मूला बनता है वो होता है n गुणा n + 1 इसके गुणा में 2n + 1 और बटे में 6। n का मतलब वही है कि पदों की संख्या कितनी है। जैसे हमें केवल यहाँ पर केवल 5 पदों का योग निकालना है, 1 से 5 तक की संख्याओं के वर्गों का योग निकालना है, तो हम n का मान कह देंगे कि 5 है। अगर हमें निकालना है 1 से 20 तक की प्रागत संख्याओं के वर्गों का योग निकालना है, तो हम कह देंगे कि n का मान 20 है। तो n का मान जो भी होगा वो इस फॉर्मूले में रख देंगे और उसके आगे कैलकुलेट कर लेंगे। जैसे 1 से 5 तक की प्रागत संख्याओं के वर्गों का योग निकालना है, तो n का मान 5 रखेंगे, तो ये हो जाएगा अपने पास n की जगह 5, आगे गुणा में n + 1 मतलब 5 + 1, ये हो जाएगा 6। आगे गुणा में लिखा है 2n + 1, 2n + 1 का मतलब है 2 गुणा n + 1, और 2 गुणा n का मान 5, 2 5 10 + 1, ये हो जाएगा 11, और इस पूरे के बटे में होता है 6। 6 से 6 कट जाएगा, इन पदों का योग आ जाएगा 11 गुणा 5 से 55 आंसर आ जाएगा। तो प्रथम अनपरागत संख्याओं के वर्गों के योग की बात करें तो वो हो जाएगा n गुणा n + 1 गुणा 2n + 1 बटा 6। लेकिन इससे पहले एक फॉर्मूला और पढ़ना था हमने, वो फॉर्मूला नहीं पढ़ा। वो फॉर्मूला था प्रथम n पूर्ण संख्याओं के, प्रथम n पूर्ण संख्याओं के योग की बात करेंगे हम, प्रथम n पूर्ण संख्याओं का योग।
उसका फॉर्मूला हमने नहीं पढ़ा। वो भी उसी प्रकार प्राकृत संख्याओं का जो फॉर्मूला बनता है वही टर्म यूज की जाती है, बस उसमें केवल एक प्लस माइनस का अंतर आता है। प्राकृत संख्याओं में हमने पढ़ा था कि वो होता है n गुणा n प्लस 1/2, लेकिन इसमें प्लस की जगह माइनस आ जाएगा। तो प्रथम n पूर्ण संख्याओं का योग। पहले पूर्ण संख्याओं की बात कर लेता हूं मैं, पूर्ण संख्या क्या होती है। तो पूर्ण संख्याएं वो होती हैं जो संख्याएं 0 से शुरू होकर अनंत तक जाती हैं, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस प्रकार की संख्याएं, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस प्रकार की संख्याएं, इनका कोई भी अंत नहीं होता, अनंत तक जाते हैं। इस प्रकार की संख्याएं ये पूर्ण संख्या कहलाती है। तो यहाँ पर बात की गई है प्रथम n पूर्ण संख्याओं के योग की। तो प्रथम n पूर्ण संख्याओं का योग का फॉर्मूला बनता है n गुणा n माइनस 1/2। अगर ये कह दे शुरू की 10 पूर्ण संख्याओं का योग ज्ञात करो, तो n का मान हम ले लेंगे 10 और उसका आंसर हो जाएगा 10 गुणा 10 माइनस 1 9 और बटे में 2। इसको काटेंगे 2 5 10, 5 गुणा 9 ये हो जाएगा 45। अब इस फॉर्मूले की बात कर लेते हैं। ये फॉर्मूला एक जगह और काम में लेते हैं हम। इस फॉर्मूले को काम में लिया जाता है हाथ मिलाने वाले क्वेश्चन में। ये कहे कि 10 लोग अगर आपस में हाथ मिलाएं तो कुल कितनी बार हाथ मिले। ये कहे कि 20 लोग अगर आपस में हाथ मिलाएं तो कुल कितनी बार हाथ मिले। तो उसमें भी ये फॉर्मूला यूज किया जा सकता है, उसमें भी यही फॉर्मूला लगता है। अगर ये कहे कि 10 लोग आपस में हाथ मिलाएंगे तो कितनी बार हाथ मिले, तो भी यही होगा n गुणा n माइनस 1/2। n का मतलब यहाँ पर हो जाएगा लोगों की संख्या। अगर 10 लोग हाथ मिला रहे हैं तो वही है 10 गुणा 10 माइनस 1 9/2, कुल मिला के 45 बार हाथ मिलेंगे। तो ये फॉर्मूला दो जगह सेम होता है, एक तो प्रथम n पूर्ण संख्याओं का योग और दूसरा हम बात करें हाथ मिलाने वालों में। भाई ये कहे कि n लोग अगर आपस में हाथ मिलाएं तो कुल कितनी बार हाथ मिलेंगे, वो हो जाएगा n गुणा n माइनस 1/2। अब उसके बाद बात करें प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग। प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग निकालना है। घनों का योग का मतलब ये है कि जैसे 1 का घन प्लस 2 का घन प्लस 3 का घन प्लस 4 का घन प्लस 5 का घन, इस प्रकार हमें 6 का घन n तक की संख्याओं के घनों का योग निकालना है। अगर ये निकालना है तो इसका फॉर्मूला भी वही प्राकृत संख्याओं वाली तरह होता है, उसमें थोड़ा सा बदलाव किया जाता है। जो हमने प्राकृत संख्याओं का पढ़ा था वो तो हमें पूरे के पूरा लिख देना है। वो क्या पढ़ा था हमने, n गुणा n प्लस 1/2। ये तो था प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग, लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों के योग की। तो घनों का योग क्या हो जाएगा, जो प्राकृत संख्याओं का योग होता है उसी पूरे फॉर्मूले का हम वर्ग कर देंगे, ये होता है घनों का योग। वो हो जाएगा n गुणा n प्लस 1/2 और इस पूरे का वर्ग। अगर ये कहे कि शुरू की 10 प्राकृत संख्याओं के घनों का योग क्या होगा, तो n का मान हम 10 लेंगे और वो हो जाएगा 10 गुणा 10 प्लस 1 11 और बटे 2 और इस पूरे का वर्ग। 2 से काटेंगे 2 पंजू 10 और ये हो जाएगा 11 गुणा 5 55, 55 का वर्ग। और 55 का वर्ग होता है 30 से 25, क्योंकि जिस संख्या का इकाई का अंक 5 हो उसका वर्ग निकालना बहुत आसान होता है। कैसे निकालते हैं, जिस संख्या का इकाई का अंक 5 हो उसका वर्ग, तो लास्ट में सबसे लास्ट में लिख देंगे हम 25 और जो आगे संख्या बचती है उसकी उससे अगली संख्या से गुणा करा के लिख देंगे। जैसे यहाँ पर 5 है तो 5 से अगली संख्या होती है 6, तो 5 की गुणा 6 से करा के लिख देंगे, वो हो जाएगा 5 के 30 और 55 का वर्ग आ जाएगा ऐसे 30 25। जैसे मैं बात करूं 35 का वर्ग, तो 35 का वर्ग क्या होता है, कैसे निकालेंगे, लास्ट में 5 है तो लिख देंगे 25 और 3 की गुणा 4 के साथ करा के लिख देंगे 300 के 12, तो 35 का वर्ग हो जाएगा 12 25। तो जिस संख्या का इकाई का अंक 5 हो उसका वर्ग करना हो तो लास्ट में 5 लिख देंगे और उससे 5 से पहले बची हुई संख्या की उससे अगली संख्या के साथ गुणा करा के लिख देंगे। तो प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों के योग की बात की हमने, तो वो जो प्राकृत संख्याओं का योग होता है सीधा सीधा उस फॉर्मूले का वर्ग करा देते हैं, केवल इतना ही अंतर है इसमें। तो उससे रिलेटेड 2-3 फार्मूले हमने पढ़ लिए हैं। एक तो प्राकृत संख्याओं का योग n गुणा n प्लस 1/2, फिर हमने पूर्ण का पढ़ा, उसमें केवल इतना बदलाव हुआ, यहाँ पर प्लस की जगह माइनस आ गया, n गुणा n माइनस 1/2। और उसके बाद हम घनों के योग की बात कर रहे हैं, तो उसमें इस पूरे फार्मूले के प्राकृत वाले पूरे फॉर्मूले का पूरे का वर्ग हो जाता है। इससे रिलेटेड फॉर्मूले हैं, मिलते जुलते ही। इसी प्रकार का फॉर्मूला हमें सम संख्याओं के योग में देखने को मिलेगा। इससे आगे बात करें हम लगातार प्रथम n सम संख्याओं के योग की। लगातार प्रथम n सम संख्याओं के योग की बात करेंगे। तो लगातार प्रथम n सम संख्याओं के योग का मतलब यह है कि शुरू से लेकर अंत तक की सम संख्याओं का योग। शुरू से लेकर हमें सम संख्या शुरू से
शुरू करनी है, जैसे प्रथम पहली सम संख्या से शुरू करनी है, तो पहली सम संख्या होती है 2, उसके बाद अगली 4, उसके बाद 6, 8, इस प्रकार की संख्या है। ये जहां तक भी हमें लेनी है, जैसे हमें 20 तक लेनी है, 20 तक की सम संख्याओं का योग निकालना है हमें, तो लगातार प्रथम, ये इस फॉर्मूले में फर्क समझना, ये लिखा है n सम संख्याओं का योग, और एक फॉर्मूला लिखा जाता है n तक की सम संख्याओं का योग। तो यहां पर बात करूं तो ये अगर हम n का मान अगर मैं 20 लूं तो इसका मतलब ये हुआ कि 20 तक की सम संख्याओं का योग, लेकिन इस फॉर्मूले में लिखा है लगातार प्रथम n सम संख्याओं का योग। भाई n सम संख्याएं लेनी है, भाई 20 तक सम संख्या लेनी है, तो ये हम गिनेंगे कि 20 तक सम संख्याएं बढ़ती कितनी है, तो n का मान 20 नहीं होगा, 20 तक की सम संख्याएं कितनी है वो हो जाएगा। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, एक छोड़कर एक आ रही है, तो 20 में सम संख्याओं की बात करें तो सम संख्या होंगी 10, तो हमें यहां पर n का मान 10 लेना है, 20 नहीं लेना, क्योंकि ये लिखा है कि लगातार प्रथम n सम संख्याओं का योग, पहली n सम संख्याओं का योग ज्ञात करना, हमें n तक की सम संख्याओं के योग की बात नहीं की है ये। तो 2 से 20 तक बात करें तो सम संख्याएं बनती है 10, और लगातार प्रथम n सम संख्याओं के योग का फॉर्मूला बनता है n गुणा में n प्लस 1, यहां पर x लिख दिया है, तो ये होता है n गुणा n प्लस 1, क्योंकि संख्याएं हम n से लिख रहे हैं, तो ये n गुणा n प्लस 1 हो जाएगा। वही प्राकृत संख्याओं वाला है, नीचे का 2 हट गया, केवल प्राकृत संख्या वाला था n गुणा n प्लस 1 बटा 2, इसका 2 हटा दिया, तो ये बन गया प्रथम n सम संख्याओं का योग। जैसे मैं बात करूं पहली 20 सम संख्याओं का योग, तो पहली 20 सम संख्याओं के योग का मतलब है कि n का मान 20 सम संख्याओं का योग निकालना है, 20 तक की सम संख्याओं की बात नहीं की हमने, तो पहली 20 सम संख्याओं का योग हो जाएगा 20 गुणा 20 प्लस 1, 20 गुणा ये हो जाएगा 21, ये आ जाएगा 420। अगर ये कह दे कि प्रथम या 20 तक की सम संख्याओं का योग क्या होगा, तो 20 तक की सम संख्याओं के योग की बात करेंगे हम, तो 20 तक के सम संख्या 20 नहीं होती, उसमें हम काउंट करेंगे कि कितनी सम संख्या है, तो सम संख्या 2 से शुरू होती है, ये संख्या हो जाएंगी 2, 4, 6, 8, इस प्रकार ये 20 तक संख्या बनेगी, कुल मिलाकर 10, तो n का मान 10 ले लेंगे और उनका योग हो जाएगा 10 गुणा 10 प्लस 1, मतलब 10 गुणा 11, 110 आ जाएगा इसका आंसर। तो प्रथम n सम संख्याओं के योग का फॉर्मूला बनता है n गुणा n प्लस 1। इसी प्रकार अगर बात की जाए विषम संख्याओं की, तो विषम संख्याएं कौन सी होती हैं, जो संख्याएं 1 से शुरू होती हैं और 2 के अंतर से चलती हैं, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, इस प्रकार संख्याएं। तो प्रथम x विषम संख्याओं के योग की बात की जाए तो वो होता है सीधा सीधा x स्क्वायर। भाई ये कहे कि शुरू की 25 विषम संख्याओं का योग क्या होगा, तो हम कर देंगे 25 का स्क्वायर। ये कहे कि शुरू की 40 विषम संख्याओं का योग क्या होगा, तो हम कर देंगे 40 का स्क्वायर। तो प्रथम x विषम संख्याओं के योग का फॉर्मूला होता है x स्क्वायर। आगे की बात करें, अब आता है वो तक की वाला फॉर्मूला। प्रथम n तक की सम संख्याओं या विषम संख्याओं के वर्गों का योग, वर्गों के योग की बात की है, सीधी सीधी सम संख्या और विषम संख्याओं के योग की बात नहीं है, यहां पर है n तक की सम या विषम संख्याओं के वर्गों का योग। तो n तक की सम या विषम संख्याओं के योग का फॉर्मूला होता है n गुणा n प्लस 1 गुणा n प्लस 2 और बटे में 6। इसी प्रकार का इससे रिलेटेड मिलता जुलता फॉर्मूला हमने पढ़ा था, पहली n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। वो फॉर्मूला क्या था, n गुणा n प्लस 1 गुणा 2n प्लस 1। उसमें और इसमें कंफ्यूज मत हो जाना, उसमें लिखा है 2n प्लस 1 और n तक की सम और विषम संख्याओं के वर्गों के योग की बात करें तो इसमें लिखा है n प्लस 2, केवल इतना फर्क है, उसमें 2n प्लस 1 लिखा जाता है, इसमें n प्लस 2 लिखा जाता है। भाई ये कह दे कि 40 तक की सम संख्याओं के 40 तक की सम संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करो, के वर्गों का योग ज्ञात करो। तो वो क्या हो जाएगा, अब 40 तक की, देखो फॉर्मूले में लिखा है प्रथम n तक की, तो ये वही बात है, प्रथम 40 तक की सम संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करना है। तो यहां पर n का मान हो जाएगा अपने पास सीधा सीधा 40, तो उसका आंसर हो जाएगा 40 गुणा n प्लस 1, मतलब 40 प्लस 1 41 गुणा 40 प्लस 2 42 और बटे में 6, इसको काट देंगे, 6 साते 42, आगे सोल्व करेंगे तो 40 साते 280 गुणा में 41, इसको कैलकुलेट कर लेंगे। लेकिन इसी में हमें ध्यान रखना है, अगर ये लिख दे कि 41 तक की सम संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात कीजिए, तो 41 तक की बात कर देगा, तो हमें यहाँ पर 41 नहीं लिखना, क्योंकि 41 लिख देंगे तो ये आंसर हो जाएगा 41 गुणा 42 गुणा 43 बटे 6।
लेकिन इसमें लिखा है कि 41 तक की सम संख्याओं के वर्गों का योग। अब बात करें 41 की, तो 41 तक की बात करें तो 41 तो खुद सम संख्या है ही नहीं, तो हम इससे जस्ट पहले वाली सम संख्या तक की बात करेंगे। हम बात करेंगे यहाँ पर 40 तक की ही बात करेंगे, क्योंकि 41 तक लास्ट सम संख्या देखनी है, वो होती है 40। तो 41 तक की लिख देगा तो भी हमें n का मान 40 लेना है, और 40 तक की लिख देगा तो भी हमें मान 40 लेना है, क्योंकि लास्ट सम संख्या ली जाएगी। अगर ये कह दे 41 तक की विषम संख्याओं के वर्गों का योग, तो 41 मान ले लेंगे। लेकिन ये कह दे कि 40 तक की विषम संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात कीजिए, तो 40 तक की विषम की बात करें, 40 तक की विषम संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात कीजिए, तो 40 तक की विषम की बात करेंगे तो 40 विषम नहीं है, n का मान 40 नहीं लेंगे, इससे जस्ट पहले वाली विषम संख्या लेंगे, तो n की जगह हम 39 लेंगे। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। सम या विषम की बात की जाए, n तक की सम की बात की जाए, अगर खुद n सम है तो उसको n मान लेंगे, लेकिन वो लास्ट वाली संख्या सम नहीं है और हमें सम का लेना है, तो उससे पहले वाली संख्या लेंगे। जैसे यहां पर लिखा था 41 तक की सम संख्याओं के, तो 41 सम नहीं है, तो यहां पर हम n का मान 40 ही लेकर चलेंगे। इससे आगे बात करें समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी एपी, इंग्लिश में इसको कह देते हैं एपी। एपी का मतलब है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, हिंदी में बात करें तो समांतर श्रेणी या श्रेणी वही बात होती है। तो समांतर श्रेणी का nवां पद, nवां पद हमें निकालना है। कोई भी श्रेणी इसने दे दी, जैसे 3, 5, 7, 9, 11, इस प्रकार की श्रेणी बना दी, और ये कह देगा कि इसका 20वां पद ज्ञात कीजिए, इसका 30वां पद ज्ञात कीजिए, इसका 22वां पद ज्ञात कीजिए, इसका 21वां पद ज्ञात कीजिए। तो पहले एक बार समांतर श्रेणी देख लेते हैं, इनके पदों को कैसे नाम देते हैं, इनके अंतर को क्या नाम देते हैं, किस प्रकार की श्रेणी बनती है। जैसे कोई श्रेणी हमने ले ली 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, आगे तक ये श्रेणी इसी प्रकार जा रही है, इसका कोई अंत नहीं है। तो ये जो संख्याएं हमने लिखी हैं, ये इस श्रेणी के पद कहलाते हैं। और जो पहली संख्या लिखी है, इसको हम कहते हैं पहला पद, और इसको डिनोट करते हैं इंग्लिश के छोटी ए से डिनोट करते हैं पदों को। और पहला पद है तो इसको लिख देते हैं A1, दूसरे पद को हम लिखते हैं A2, तीसरे पद को हम A3, इसी प्रकार आगे तक लास्ट पद को हम कह देते हैं AN, nवां पद कह देते हैं। फिर बात करें इनके अंतर की, इनका अंतर देखो 2, 5 का अंतर 3 है, 5, 8 का अंतर 3 है, 3 है, 3 है, 3 है, अंतर सभी जगह समान है, और समान अंतर है तभी इसको कहते हैं कि ये समांतर श्रेणी है। और जो अंतर आता है, जैसे यहाँ भी अंतर 3 है, यहाँ भी अंतर 3 है, ये अंतर आता है, इस अंतर को हम नाम देते हैं सारव अंतर। सारव का मतलब होता है सबका, सबका अंतर, सभी पदों का अंतर, कोई भी लगातार 2 पदों का अंतर है वो बराबर है, इसको हम सारव अंतर कहते हैं। और इंग्लिश में इसको लिखते हैं छोटे डी से लिखते हैं, पदों को लिखते हैं छोटे ए से और अंतर को हम लिखते हैं डी से, और लास्ट पद को हम लिखते हैं AN से, या कई बार हम लिख देते हैं छोटे एल से लिख देते हैं इसको। तो इस प्रकार की श्रेणी की बात की जाए और कोई भी पद निकलवा लिया जाए, जैसे 22वां पद निकालना है, तो इसका फॉर्मूला होता है AN, nवां पद निकालने का होता है A1 प्लस n-1 गुणा में D। भाई nवां पद निकालना है तो nवां पद होता है पहला पद प्लस में पदों की संख्या -1 गुणा में सारा अंतर। जैसे हमें 20वां पद निकालना है, A20 निकालना है, तो हो जाएगा A1 प्लस 20वां पद है, n का मान 20 ले रहे हैं, तो यहां हम लेंगे 20 - 1 और गुणा में D जो अंतर होता है उसका मान रख देंगे। तो ये बन जाएगा अपने पास A1 प्लस 19 D। और कई बार A1 को सीधा सीधा हम A से भी लिख देते हैं, A प्लस 19D कह देते हैं। तो इसका सीधा सीधा फॉर्मूला बन गया। जैसे हमें A35 निकालना है तो इसको कह देंगे हम A प्लस 34D। भाई पहला पद और जो पद हमें निकालना है उससे एक बार कम संख्या की इसके अंतर से गुणा कर आगे पहले पद में जोड़ देंगे तो उसका पद आ जाएगा। जैसे मैं बात करूं, हमें निकालना है भाई A65 निकालना, 65वां पद निकालना है, तो हम लिख देंगे A प्लस 64D। भाई अंतर की 64 बार गुणा कराएंगे और उसको पहले पद में जोड़ देंगे तो वो 65वां पद आ जाएगा। सॉरी 64 बार गुणा नहीं, अंतर की 64 से गुणा कराएंगे, 65वां निकालना है। और अगर हमें भाई 100वां पद निकालना है तो अंतर की 99 से गुणा कराएंगे, पहले पद में जोड़ देंगे। 1000वां पद निकालना है तो अंतर की 999 से गुणा कराएंगे, पहले पद में जोड़ देंगे। इस प्रकार जो हमें पद चाहिए वो पद आ जाएगा। फिर आगे हम बात करते हैं योग की। समांतर श्रेणी के n पदों का योग। भाई n पदों का जोड़ निकालना है तो फॉर्मूला मैंने पहले भी बताया है, समांतर श्रेणी के n पदों का योग। s का मतलब होता है सम, और सम को हिंदी में कहते हैं योग, और n का मतलब पदों की संख्या। तो n पदों का योग हमें निकालना है तो वो हो जाएगा n/2 गुणा में पहला पद प्लस अंतिम पद, पहला पद प्लस अंतिम पद।
ऐसे भी निकाल सकते हैं, या फिर अंतिम पद नहीं दिया हो, जैसे श्रेणी हमने बनाई थी इस प्रकार की श्रेणी दे दे 2 5 8 11 14 इस प्रकार ये श्रेणी आगे तक जा रही है। तो हम इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं n/2 गुणा में पहला पद प्लस अंतिम पद। अंतिम पद का मतलब अनवा पद an। an को हम कैसे निकालते हैं, an को लिखते हैं हम a प्लस n माइनस 1d, और ये पहला पद इसको हम लिखते हैं a, तो ये हो जाएगा a प्लस an, और इस पूरे के जोड़ की बात करेंगे तो ये a की जगह a, an की जगह हम लिखेंगे a प्लस n माइनस 1 गुणा में d, और इसको जोड़ेंगे तो a प्लस a 2a प्लस n माइनस 1d, और पूरे फॉर्मूले की बात करेंगे तो इसके गुणा में आगे n/2 लगता है वो लगा देंगे। तो इस प्रकार दूसरा फॉर्मूला बनता है अपने पास n/2 गुणा में 2a प्लस n माइनस 1 और गुणा में d। दूसरा फॉर्मूला ये भी यूज कर सकते हैं। ये फॉर्मूला कब यूज करेंगे, जब अंतिम पद नहीं दिया हो और केवल श्रेणी दी हो, लास्ट का पद इसने नहीं दिया, अंतर यहां से ज्ञात कर लेंगे, पहला पद ले लेंगे और n का मान ये बताएगा कि 20 पदों का योग निकालना, 30 पदों का योग निकालना है, वो n का मान रख देंगे। या फिर अंतिम पद निकालो n का मान यूज करके, जो फॉर्मूला हमने लिखा था an वाला a प्लस n माइनस 1d, वो अंतिम पद निकाल के इस फॉर्मूले का यूज करके निकाल सकते हैं। या फिर सीधा सीधा पदों की संख्या पहला पद अंतिम पद बता दे तो इस फॉर्मूले का प्रयोग कर लेंगे। उसके बाद आगे बात करें इकाई का अंक ज्ञात करना। वही कई सारी संख्याएं लिख देगा, कहीं जोड़ में, घटा में, गुणा में, भाग में, ज्यादातर ये जोड़ और गुणा में लिखी जाती हैं, और उन संख्याओं का इकाई का अंक ज्ञात करना हो। एक तो सीधी सीधी संख्या लिख देगा, देखो इकाई का अंक पूछेगा तो सीधी सी बात है एक से अधिक संख्याएं देगा, और उनके बीच में गुणा जोड़ जो भी करवाएगा उसके अकॉर्डिंग हम करते चले जाएंगे। जैसे संख्या लिख दी 65 प्लस 98 प्लस 147 प्लस 9532 प्लस कुछ भी, इस प्रकार करे और इसका ये कह दे कि इकाई का अंक ज्ञात करना है। तो इकाई का अंक ज्ञात करना है तो हम कैलकुलेशन करेंगे वो केवल इकाई के अंक पर करेंगे, और जहां भी दहाई का अंक आ जाएगा उस अंक को छोड़ देंगे, बाकी इकाई का अंक रखते हुए ही उसकी कैलकुलेशन जारी रखेंगे। जैसे प्लस की बात करें तो प्लस करेंगे, गुणा की बात करें तो गुणा करते चले जाएंगे। जैसे यहाँ इकाई का अंक 5 है, इस 6 से हमें कोई मतलब नहीं है, 9 से नहीं है, इस 14 से नहीं है, 953 से नहीं है, हम केवल इकाई का अंक रखेंगे अगर हमें इकाई का अंक ज्ञात करना है तो इसका इकाई का अंक निकालना है तो हम करेंगे 5 प्लस 8 13, 13 बना 13 का एक छोड़ देंगे, 3 प्लस 7 10, इकाई का अंक 0 लेंगे, 0 प्लस 2 इसका इकाई का अंक आ जाएगा 2। सीधी सीधी संख्याओं की बात करेगा तो केवल इकाई का अंक लेकर उसकी कैलकुलेशन कर लेंगे, गुणा की बात करेगा तो गुणा कर लेंगे, जोड़ की बात करेगा तो जोड़ कर लेंगे। लेकिन क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछा जाता, क्वेश्चन पूछा जाता है घात के रूप में। ये तो सीधा सीधा लिखा है, यदि संख्या एक से अधिक है तो उनके इकाई अंकों का योग, इकाई अंकों का अंतर या इकाई अंकों के गुणनफल में इकाई अंक ही उनका इकाई का अंक होगा। भाई अगर इसने संख्याएं दी है उनका जोड़ करना है तो इकाई के अंक का जोड़ करा लो, और उसका जो जोड़ का इकाई का अंक है वो ही हमारा उत्तर हो जाएगा। अगर घटा करनी है तो घटा करा लो, गुणा करनी है तो गुणा करा लो, केवल इकाई के अंक पर करनी है। लेकिन सीधा क्वेश्चन ऐसे नहीं दिया जाता, क्वेश्चन दिया जाता है घात के रूप में, और इसका हमें इकाई का अंक ज्ञात करना होता है। तो इसका इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए हम वही तरीका यूज करेंगे जो संख्या आधार में दी है, उसका केवल इकाई का अंक रखेंगे, बाकी अंकों को हम छोड़ देंगे। सबसे पहला काम तो यही रहेगा, केवल इकाई के अंक रखो। उसके बाद हम देखें जैसे यहां पर बच गया 7 की घात 26, 7 की घात 26 का मतलब है 7 की 26 बार गुणा कराना, और 7 की 26 बार गुणा कराएंगे ये तो फिर बड़ी कैलकुलेशन हो जाएगी। तो यहां भी हमें छोटा करना है, ये कैलकुलेशन भी हमें छोटी करनी है। ये कैलकुलेशन छोटी कब होगी, जब इस घात को हम छोटा करेंगे। तो घात को छोटा कैसे करते हैं, जो भी घात होती है उस घात को हम 4 से भाग देंगे, और भाग देने के बाद उसका हम शेष ज्ञात करेंगे, और जो घात दी गई है उस घात की जगह हम शेष रख देंगे। लेकिन शेष में अगर 0 आ जाए तो हमें ये नहीं लेना, हमें इसकी जगह लेना होता है 4। भाई हम क्या करेंगे, जो घात है इस घात को 4 से भाग देंगे, और 4 से भाग देने के बाद इसका शेष ज्ञात कर लेंगे। अगर शेष 1 2 3 आता है तो वो शेष लिख देंगे, लेकिन अगर शेष 0 आ जाएगा तो हमें उसकी जगह 0 नहीं लिखना, 0 की जगह हम लिखेंगे 4। जैसे कोई संख्या है 28 है, मैं कहूं कि 4 से भाग देंगे तो 4 7 28, शेष बचा 0, तो 0 हमें शेष बचाना ही नहीं, घात हमें 0 लेनी नहीं है यहाँ पर। तो 0 नहीं लेनी है तो हम ऐसे भी तो कर सकते हैं, इसको एक छोटी संख्या पर भाग दे लेंगे, 6 पर भाग दे लेंगे, 4 6 24, और 24 पर जाएगा तो ये शेष कितना बच जाएगा, 4 बच जाएगा। तो सीधी सी बात यही है कि अगर 0 शेष बचता है तो उसकी जगह हम 4 रखेंगे। तो यहां पर अब इन घातों को छोटा करेंगे, तो यहां पर आधार तो है अपने पास 7, अब इस 26 को 4 से भाग देंगे, और 4 से भाग देने के बाद
इसका शेष ज्ञात करेंगे। तो 26 को 4 से भाग देंगे तो इसका शेष बचता है 4 6 24, 2 बचता है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 7 की 2। फिर गुणा है तो गुणा लगा देंगे, जोड़ है तो जोड़ लगा देंगे, जो भी सिंबल दिया है वो सिंबल लगा देंगे। उसके बाद हम 17 को 4 से भाग देंगे, 17 को 4 से भाग देंगे तो शेष बचेगा 1, तो यहाँ पर लिख देंगे 3 की 1 और गुणा में 2। 58 को 4 से भाग देंगे, 58 को 4 से भाग देंगे तो ये 14 चौके 56, शेष बच जाएगा 2, यहाँ भी 2 बच जाएगा। और अब इनको सोल्व कर लेंगे। 7 की 2 का मतलब 49, 49 आ गया तो भी हमें इसका इकाई का अंक रखना है, दहाई का अंक हमें लेना ही नहीं है। फिर आगे गुणा है तो गुणा, 3 की 1 बार गुणा मतलब 3 और 2 की 2 बार गुणा तो ये आ जाएगा 4। इसको सोल्व करेंगे, 9 27, 27 चौके 108, लेकिन हमें 108 नहीं लेना, हमें केवल इकाई का अंक लेना है, तो इसका आंसर हो जाएगा अपना 8। तो कहने का अर्थ ये है कि कैलकुलेशन करते जाएंगे, जहां भी दहाई सैकड़े की संख्या जो भी आती जाएंगे उनको छोड़ते जाएंगे, केवल इकाई के अंक को रखेंगे और कैलकुलेशन को जारी रखेंगे। इस प्रकार लास्ट में जो इकाई का अंक आएगा वही अपना अभीष्ट उत्तर हो जाएगा। अब कुछ इकाई के अंकों की बात कर लेता हूं मैं जो विशेष होते हैं। जैसे संख्या लिख देगा भाई 536 की घात 406 लिख दी, 525 की घात लिख दी 168 लिख दी, बीच में गुणा है, आगे लिख दिया 961 की घात 512 लिख दी, कुछ भी इस प्रकार लिख दिया। तो कुछ जो इकाई के अंक होते हैं वो विशेष होते हैं, उनमें वो इकाई के अंक बदलते नहीं है, चाहे उनकी कितनी भी घात हो, कितना भी कुछ हो, तो उनको हम पूरा सोल्व नहीं करेंगे, उनका इकाई का अंक सीधा रख देंगे। तो वो इकाई के अंक होते हैं, उनकी बात करूं मैं तो वो इकाई के अंक होते हैं अपने पास 0 1 5 6, ये 4 अंक होते हैं। कौन कौन से होते हैं? 0 1 5 6। अगर कोई संख्या का इकाई का अंक 0 1 5 6 है तो उसकी कितनी ही घात क्यों ना हो, इकाई के अंक हमेशा अपरिवर्तित रहेंगे। अगर 0 है तो 0 ही रहेगा, 1 है तो 1 ही रहेगा, 5 है तो 5 ही रहेगा, 6 है तो 6 ही रहेगा। इस संख्या की बात करूं, अगर हमें इसका इकाई का अंक निकालना है तो इसका इकाई का अंक मैं लिख दूंगा कि 6 रहेगा। आगे मैं बात करूं इसका इकाई का अंक हमें निकालना है तो इसका इकाई का अंक 5 ही रहेगा। इसके इकाई के अंक की बात करूं तो इसका इकाई का अंक 1 ही रहेगा। तो आगे संख्या की बात करूं 6 5 30 और इकाई का अंक इसका आ गया 0 और 0 की किसी से भी गुणा करवा लो, इकाई का अंक क्या रहना है? 0 रहना। तो अगर संख्या का इकाई का अंक 0 1 5 या 6 होता है तो उस संख्या का इकाई का अंक हमेशा यही रहेगा। अगर 0 है तो 0 रहेगा, 1 है तो 1 रहेगा, 5 है तो 5 रहेगा, 6 है तो 6 रहेगा। कहने का अर्थ है कि इकाई के अंक अपरिवर्तित रहेंगे। कुछ होते हैं जिनकी 2 बार 3 बार सम घात होने पर अलग आती है, विषम घात होने पर अलग आती है, तो उनकी बात अगर करें, जैसे 4 है, कोई संख्या का इकाई का अंक 4 है, इसकी घात अगर कोई भी सम संख्या है, 4 की घात सम संख्या है तो इकाई का अंक 6 रहेगा। 4 की घात अगर विषम संख्या है, 4 की घात विषम संख्या है तो इकाई का अंक इसमें रहेगा 4। 4 की घात अगर सम संख्या है तो इकाई का अंक 6 रहेगा और 4 की घात विषम संख्या है तो इकाई का अंक 4 रहेगा। इसी प्रकार होता है 9। 9 की बात करें, 9 की घात अगर सम संख्या है तो इकाई का अंक रहेगा 1 और 9 की घात अगर विषम संख्या है तो इकाई का अंक रहेगा 9। तो 4 और 9 में क्या होता है कि 4 की घात सम संख्या तो इकाई का अंक 6 और 9 की घात सम संख्या तो इकाई का अंक 1 और 4 की घात कोई भी विषम संख्या तो इकाई का अंक 4 और 9 की घात विषम संख्या तो इकाई का अंक 9 रहेगा। कुछ छोटी सी बात और कर लेते हैं, जैसे संख्या आ गई 525 गुणा में 842 गुणा में 512 गुणा में 1068 गुणा में कुछ भी लिख दिया। अगर इसका इकाई का अंक ज्ञात करना हमें, तो ये नोट करो कि दी हुई संख्याओं में एक बार इकाई का अंक 5 और कोई भी एक सम संख्या अगर आ गई तो उनका इकाई का अंक हमेशा 0 रहेगा। हमें क्या देखना है कि आधार का इकाई का अंक अगर 5 और कोई भी दूसरी संख्या का आधार का इकाई का अंक एक सम संख्या बनती है तो उन संख्याओं के ऊपर अगर हम गुणा करते हैं तो गुणा में उन संख्याओं का इकाई का अंक हमेशा 0 ही रहेगा। क्योंकि यहाँ पर बात करें तो इसका इकाई का अंक निकालेंगे 5 दूनी 10 और इकाई का अंक 0 बना, 0 के आगे 2 से गुणा कराएंगे तो भी 0, फिर 8 से गुणा कराएंगे तो भी 0, तो एक 5 आ जाए और एक सम संख्या आ जाए और गुणा में हो तो इकाई का अंक हमेशा 0 रहेगा। और कोई भी अगर इकाई का अंक 0 आ गया और गुणा में संख्याएं हैं तो हमेशा उनका इकाई का अंक तो 0 ही रहेगा। अब थोड़ी सी एक फैक्टोरियल की बात कर लेता हूं मैं। जैसे ये लिख दे कि
517 ये संख्या मान लूं मैं, यहां पर लिखा है 517 की घात 26 का फैक्टोरियल गुणा में 313, 313 की घात 17 का फैक्टोरियल गुणा में 402 और 402 की घात 58 का फैक्टोरियल। इसकी बात कर लेते हैं। तो इसकी बात करेंगे तो इसका इकाई का अंक ज्ञात करना हो तो कैसे करेंगे। अब पहले फैक्टोरियल को समझ लेते हैं। ये जो हम लिखते हैं पूर्ण विराम की तरह नीचे एक डॉट लगाते हैं लाइन के नीचे, इसको हम कहते हैं फैक्टोरियल। और फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? फैक्टोरियल का मतलब होता है किसी भी वस्तु को डिफाइन करने के या बताने के तरीके, किसी भी वस्तु को बताने के तरीके, कितने तरीके से हम बता सकते हैं कि इतनी वस्तुएं हैं, वो फैक्टोरियल कहलाता है। जैसे अपने पास ही एक पेन है तो मैं बताऊंगा कि एक पेन है, इसका मतलब एक चीज है तो उसको बताने के तरीके एक का फैक्टोरियल वो हो जाएगा एक। अगर मैं कहूं कि मेरे पास एक रबड़ है और एक पेन है, तो रबड़ और पेन दो चीजें हैं, इनको बताने के तरीके कितने हैं वो हमें डिफाइन करने हो तो हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि मेरे पास एक रबड़ और एक पेन है। दूसरा तरीका यह है कि मेरे पास एक पेन और एक रबड़ है। तो इसको अगर हमें डिफाइन करना हो तो दो तरीके होंगे, मतलब दो का फैक्टोरियल दो चीजें हैं तो दो चीजों को बताने के तरीके कितने बन गए? दो बन गए। अगर मैं इसकी बात करूं कि मेरे पास एक रबड़ है, एक पेन है और एक इरेजर है, तो इनके बताने के तरीके कितने हो जाएंगे? हम ऐसे भी कह सकते हैं कि मेरे पास एक रबड़, एक पेन, एक इरेजर, या ऐसे भी कह सकता हूं कि मेरे पास एक रबड़, एक इरेजर, एक पेन, या फिर ऐसे भी कह सकता हूं कि मेरे पास एक पेन, एक रबड़, एक इरेजर, या मेरे पास एक पेन, एक इरेजर, एक रबड़, या ऐसे भी कह सकता हूं कि मेरे पास एक इरेजर, एक रबड़, एक पेन, या एक इरेजर, एक पेन, एक रबड़। इस प्रकार बात करें तो ये कुल मिला के 6 तरीके से मैंने बता दिया कि 6 तरीके से ये हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो कितनी वस्तुएं थी? 3 वस्तुएं। तो इसका मतलब 3 का फैक्टोरियल, 3 वस्तुओं को बताने के तरीके बनते हैं 6। और अब इसके सीधे फॉर्मूले की बात कर लेते हैं। जैसे 3 का फैक्टोरियल है, 3 वस्तुओं को बताना है, तो 3 और 3 से छोटी सभी प्राकृत संख्याओं की गुणा करा देंगे तो वो उसके फैक्टोरियल का मान होता है। जैसे 4 का फैक्टोरियल हमें बताना है तो 4 और 4 1 से 4 तक की संख्याओं की गुणा करा देंगे, 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, 4 3 12 दूनी 24। अगर 5 का फैक्टोरियल हमें बताना है तो 5 के फैक्टोरियल का मतलब है 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। इस प्रकार 500 के 20 के 60 दूनी 120। तो इसी प्रकार ये अगर ऐसे लिख दे कि 517 इसकी घात 26 का फैक्टोरियल गुणा में 313 इसकी घात 17 का फैक्टोरियल और गुणा में 402 इसकी घात 58 का फैक्टोरियल, इसका मान हमें निकालना है। तो इसका मान क्या होगा? अब बात करूं 26 के फैक्टोरियल की। हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो आधार को छोटा बनाते हैं। आधार को छोटा बनाएंगे, केवल इकाई का अंक रखेंगे। इकाई का अंक यहाँ पर बचा 7, यहाँ पर बचा 3 और यहाँ पर बचा 2। अब घात को छोटा करते हैं। घात को छोटा कैसे करते हैं? 4 से भाग देके करते हैं। अब 26 का फैक्टोरियल लिखूंगा तो सीधी सी बात है, मैं करवाऊंगा 1 से 26 तक की संख्याओं की गुणा, और 1 से 26 तक की संख्याओं की गुणा 26 का फैक्टोरियल होता है। और घात को छोटा तक करने का तरीका होता है 4 से भाग देते हैं। तो 1 से 26 तक की संख्याओं की हमने गुणा कराई तो इसमें कहीं ना कहीं 4 तो आया है, 4 आया है तो 4 से 4 कट गया। कहने का अर्थ है कि पूरी पूरी भाग चली गई, और पूरी पूरी भाग चली गई तो शेष 0 बचेगा, और 0 बचता है तो हम घात लिखते हैं 4। और यहां पर भी 17 का फैक्टोरियल, इसमें भी कहीं ना कहीं 4 आएगा तो इसकी घात भी 4 लिखेंगे, क्योंकि 4 आएगा तो ये 4 से पूरा भाग हो जाएगा, और 4 से पूरा भाग हो जाएगा तो शेष 0 बचेगा, और शेष 0 बचता है तो हम घात लिखते हैं 4। इसमें भी बात करें तो 4 आएगा, इसकी घात भी 4 लिखी जाएगी। अब इनको सोल्व कर लेंगे। 7 की घात 4, 7 की 4 बार गुणा कराएंगे तो 7 7 49, इकाई का अंक 9, उसकी फिर 2 बार गुणा कराएंगे तो 9 निमा, इकाई का अंक कितना हो जाएगा 1, या 7 7 49, इकाई का अंक 9, 9 गुणा में 7 63, इकाई का अंक 3, 3 गुणा में 7 21, इकाई का अंक यहाँ से आ गया 1। उसके बाद 3 की 4 बार गुणा, 3 3 9, 9 3 27, इकाई का अंक 7, फिर 3 से 7 21, इसका इकाई का अंक भी आ गया 1। गुणा में 2 की 4, 2 की 4 बार गुणा कराएंगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, इकाई का अंक 6। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1 गुणा 1 गुणा 6, तो इसका आंसर आ जाएगा 6। तो फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है कि जिस संख्या का हमें फैक्टोरियल निकालना है तो 1 से लेकर उस तक की सभी संख्याओं की, सभी प्राकृत संख्याओं की गुणा करा देंगे तो उस दी हुई संख्या का फैक्टोरियल आ जाएगा। जैसे मैं बात करूं n फैक्टोरियल हमें निकालना है तो इसका मतलब है n गुणा n-1 n-2, इस प्रकार ये संख्याओं की गुणा होती हुई 1 तक चली जाएंगी, या कह दूंगी 1 से n तक की प्राकृत संख्याओं की गुणा n फैक्टोरियल हो जाएगा।
आगे बात करें हम शेषफल ज्ञात करना। देखो कोई संख्या दे देगा, जैसे 7 की घात 18, इसको 8 से भाग दें तो इसका शेष कितना होगा, 9 की घात 18, इसको 8 से भाग दें तो शेष कितना होगा, 5 की घात 18 प्लस माइनस कुछ भी कर देगा, इनका शेष ज्ञात करना है। तो देखो इसमें क्या बताया है, जब पहला पॉइंट लिखा है, जब भाज्य व भाजक का अंतर, जब भाज्य संख्या है और भाजक है उनका अंतर अगर एक हो, तो यदि भाज्य की घात जो पावर है वो विषम आ रही है तो 1 लगाकर हल करेंगे, यदि भाज्य की घात सम आ रही है तो 2 लगाकर हल करेंगे। इसने लिखा है कि कोई भी भाज्य संख्या, जैसे अभी मैंने लिखा था कि 7 की घात कुछ भी, या मैं लिखूं 17 की घात 18 और इसको भाग देना है 18 से, या मैं लिखूं कि 17 की घात 63 इसको भाग देना है 18 से, या मैं लिखूं कि 17 की घात 19 इसको भाग देना है 16 से, या मैं लिखूं कि 17 की घात 54 और इसको भाग देना है 16 से। तो इनका मान, इनका शेष ज्ञात करना है। तो शेष ज्ञात करेंगे तो क्या बताया इसमें, भाज्य संख्या और भाजक संख्या का अंतर अगर 1 है तो दी हुई भाज्य संख्या की घात देखेंगे, अगर घात विषम संख्या है तो उसकी जगह 1 कर देंगे, और घात अगर सम संख्या है तो उसकी जगह 2 कर देंगे। यहां पर देखो ये भाज्य संख्या 17 है और भाजक है 18। भाज्य और भाजक का मतलब क्या होता है, जो संख्या भाग के निशान के अंदर लिखी जाती है उसको हम कहते हैं भाज्य संख्या, और जो भाग के आगे लिखी जाती है उसको हम कहते हैं भाजक। यहाँ पर मतलब क्या है कि 17 की 18 को 18 से भाग करना है, तो 17 की घात 18 और इसको हमें भाग देना है 18 से। तो इसमें 17 के 18 बार गुणा कराएंगे तो कैलकुलेशन लंबी हो जाएगी, तो ये हमें 18 नहीं लेना है, हम कह देंगे कि यहाँ पर भाज्य संख्या 17 है और भाजक 18 है। अब इसमें ये लिखा है कि भाज्य और भाजक का अगर अंतर 1 है, यहाँ पर देखें 17 और 18 का अंतर कितना है, 1 है। अगर भाज्य और भाजक का अंतर 1 है तो उसकी घात को हम छोटा करेंगे। छोटा कैसे करेंगे, अगर घात सम संख्या लिखी है तो उसकी जगह 2 लिख देंगे, और घात अगर विषम संख्या लिखी है तो उसकी जगह 1 लिख देंगे, और उसका सॉल्यूशन हम निकाल लेंगे। जैसे यहाँ पर 17 की घात 18, इसको 18 से भाग देना है, तो ये इनका अंतर 1 है, और यहाँ पर घात एक सम संख्या है, सम संख्या है तो यहाँ पर लिखेंगे 17 की घात 2 और 17 की 2 लिखेंगे और इसको 18 से भाग कराएंगे। 17 की 2 का मतलब होता है 17 का स्क्वायर 289, और 289 को 18 से भाग देकर इसका शेषफल ज्ञात कर लेंगे। जैसे 18 कम 18 बचा 10, आगे से उतारेंगे 9, 109 बनेगा, 18 छिके 108 शेष बचेगा 1, ऐसे हम शेष ज्ञात कर लेंगे। अगर इसकी घात एक विषम संख्या, जैसे ये क्वेश्चन लिखा है 17 की घात 63 को 18 से भाग देना, यहाँ पर इनके अंतर की बात करें तो अंतर 1 है, तो इसकी घात कितनी लिखेंगे, विषम संख्या है तो विषम की जगह 1 लिख देंगे। 17 की 1 को 18 से भाग देना, मतलब 17 को 18 से भाग देना है, तो 18 से भाग नहीं जाएगा, 0 पर भाग जाएगा, शेष 17 का 17 रह जाएगा। इसी प्रकार ऊपर बड़ी संख्या नीचे छोटी हो तो भी यही काम करना है। जैसे इनके अंतर की बात करें तो इनका अंतर 1 है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, विषम संख्या है 17 की घात, तो यहाँ पर 17 की 1 ले लेंगे और 16 से भाग कर देंगे। 17 की 1 का मतलब 17, 17 को 16 से भाग करेंगे तो 16 कम 16 और शेष बच जाएगा 1। तो इसमें क्या बताया गया है कि यदि भाज्य और भाजक का अंतर 1 का है तो घात को हम छोटा करेंगे, और छोटा कैसे करेंगे, सम संख्या है तो उसकी जगह 2 लगा देंगे, और विषम संख्या है तो घात 1 लगा देंगे, और आगे हम उसको सोल्व कर लेंगे। जैसे ये क्वेश्चन दिया है कि 19 की 35 में 18 से भाग दें तो कितना शेष बचेगा। यहां पर बात करें इस भाज्य और भाजक की तो इनका अंतर कितना है, 1, और 1 है तो हम इसकी घात देखेंगे, घात अगर सम है तो 2 लिख देंगे, घात विषम है तो 1 लिख देंगे। यहाँ पर बात करें 35 एक विषम संख्या है तो 19 की घात 1 लिख देंगे और इसको 18 से भाग दे देंगे हम। 19 की 1 का मतलब है 19 और 18 से भाग देंगे तो 18 एकम 18 और शेष बच जाएगा 1, तो इसका आंसर हो जाएगा अपना 1। हमें शेष ज्ञात करना है। लेकिन आगे बात करें 2 नंबर, अगर भाज्य और भाजक का अंतर 1 नहीं हो तो क्या करेंगे। 1 नहीं हो तो अपने पास क्या रहेगा, यदि भाज्य व भाजक का अंतर 1 से अधिक हो तो जब भाज्य व भाजक का अंतर, देखो ये पॉइंट लिखा है, पॉइंट में नोट किया गया है, ये कंडीशन बताई है, यदि भाज्य व भाजक का अंतर 1 से अधिक हो तो तब क्या करेंगे, जब भाज्य व भाजक का अंतर 1 से अधिक हो तो दी गई संख्या की घात को ऐसे 2 भागों में तोड़ेंगे। जो घात दी गई है उस घात को हम 2 भागों में तोड़ेंगे और इस प्रकार तोड़ेंगे कि उसका मान भाजक के आसपास आ जाए। भाई हमें जिस संख्या से भाग करना है, जैसे यहाँ पर 10 से भाग करना है, तो इस घात को इस प्रकार तोड़ेंगे, इसकी घात 3 की घात ऐसे लिखेंगे कि उसका मान 10 के आसपास आ जाए, और घात सम या विषम होने पर वही पुरानी विधि से हल करेंगे। देखो इसको 2 भागों में तोड़ लेंगे, जैसे 3 की कितनी घात करें कि 10 के करीब पहुंच जाए,
तो मैं बताऊंगा कि 3 की घात 2 करने पर 9 आता है, जो 10 के करीब भी है। तो इसको हम 2 घातों में लिखेंगे, और कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे 3 की घात 2, और इस पूरे की घात देखो 60 थी, तो 3 की 2 बार तो हमने लिख दी, तो 3 की 2 को ऐसे कितनी बार लिखेंगे, ये 3 60 बार लिखा जाए, तो ऐसे ये लिखा जाएगा 30 बार, क्योंकि इन दोनों घातों की आपस में गुणा होती है, 30 दूनी 60 ये बराबर बनता है। तो हम इसको क्या लिखेंगे, 3 की 2 को हम लिख सकते हैं 9, और 9 की घात आ गई 30, इसको अब हमें भाग देना है 10 से। तो ये उसी प्रकार की संख्या बन गई जो हम पहले सोल्व कर रहे थे। अब इनके अंतर की बात करें तो इनका अंतर 1 आ रहा है और 1 आ गया, तो घात को हमें क्या करना है, छोटा करना है। घात एक सम संख्या है तो 2 लिख देंगे भाई, ये 30 एक सम संख्या है तो इसकी जगह में 30 नहीं 2 लिख देंगे, 9 की 2, और इसको 10 से भाग करेंगे। 9 की 2 का मतलब होता है 81, और 81 को 10 से भाग लगाएंगे तो 10 8 80, और शेष बच जाएगा 1। तो भाज्य व भाज्य का अंतर अगर 1 से ज्यादा हो तो घातों को इस प्रकार तोड़ लेंगे, और इस प्रकार तोड़ेंगे कि जो भाजक है उसके आसपास आ जाए कहीं ना कहीं मान, और उसके आसपास मान आ जाएगा, जैसे यहाँ पर 8 आ जाएगा, तो यहाँ पर 8/10 इसकी घात 30 हमें लेनी है जैसे, तो क्या करेंगे 30 की जगह वैसे ही 2 रखेंगे, और 8 की 2 64, 64 भाग में 10 करके इसका आंसर हो जाएगा 4। तो सबसे पहले हमें यही काम करना है कि भाज्य और भाजक को आसपास की संख्याएं बनाना, नजदीक की संख्याएं बनाना, जितनी हो सकते हैं उनका अंतर हमें कम से कम करना है। तो आज के लिए इतना ही, आप सभी का धन्यवाद।